ये कहानी सच्ची और दर्दनाक है जिसे आप सुनने जा रहे हैं। 12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों ने आसमान में बहुत तेज कड़कड़ाती बिजली को देखा और उससे पैदा होने वाली आवाज ने सबको दहशत में डाल दिया था। लोगों को आसमान में आग का एक गोला दिखाई दे रहा था। चरखी दादरी के लोगों को कुछ समझ आता इससे पहले ही आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। लोहे के टुकड़ों के साथ इंसानों की कटे हुए अंग भी बरसने लगते हैं और यह सारा मलबा 7 किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। उस दिन भारत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। दिल्ली के आसमान में 2 जहाज आमने सामने से टकरा जाते हैं। जैसे कि उस टकराव में उनका मेटल पिघल गया और उन दोनों जहाजों में बैठे 349 लोगों की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका आरके नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तारीख थी 12 नवंबर 1996। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस जहाज में 312 लोग सवार थे, जिनमें 231 लोग भारतीय थे जो सऊदी अरेबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे थे और शाम के 6:03 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में बैठे लोग इस बात से अनजान थे कि यह एक बड़ा खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ता चला आ रहा था और कुछ ही मिनटों में इस जहाज को वो चकनाचूर करने वाला था। दरअसल कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन भारत आ रहा था जिसमें कुछ कपड़ों के व्यापारी बैठे हुए थे और इस फ्लाइट में 37 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दरअसल 1936 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने और जाने के लिए एक ही एयरवे मौजूद था। दरअसल एयरवे आसमान में जगहों के आने और जाने के लिए एक पथ होता है, यानी एक रास्ता होता है। उसी पथ पर जहाजों को उड़ना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं और उस पर अलग अलग ट्रैफिक लाइंस होती हैं। उसी तरह आसमान में जहाजों के आने और जाने के लिए पहले से ही रास्ता निश्चित होता है। अब जरा सोचकर देखिए कि आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी एक ही ट्रैफिक लेन पर हो तो क्या होगा। ज्यादा चांसेस होंगे कि आमने सामने से गाड़ियां आपस में टकरा जाएं और इसी वजह से एयरपोर्ट पर आने वाले जहाजों के लिए एक अलग एयरवे होता है और जाने वाले जहाजों के लिए एक अलग एयरवे होता है। अब चूंकि उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, तो कमर्शियल फ्लाइट का एक ही एयरवे पर आना और जाना लगा रहता था और 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहां से टेक ऑफ करना था और दूसरी को लैंड करना था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी में इन फ्लाइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 42 वर्षीय बीके दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। दरअसल एक ही एयरवे पर आमने सामने से कोई फ्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों पायलट्स एक दूसरे के नीचे से गुजर जाते हैं। कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। अब इन दोनों जहाजों को वीके दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन की जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था और पायलट वीके दत्ता से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। वीके दत्ता सऊदी अरेबिया फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए परमिट दे देते हैं और अरेबियन फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था जो केवल मॉनिटर पर फ्लाइट्स को ब्लेम करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन की रफ्तार कितनी है, इन चीजों की जानकारी
एक सेकेंडरी रडार से मिलती है, लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार था ही नहीं। इस वजह से एटीसी को प्लेन की ऊंचाई और उसकी रफ्तार के बारे में प्लेन के पायलट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। बीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए बोलते हैं और पायलट को बताते हैं कि उनके नीचे सऊदी अरेबियन फ्लाइट गुजरने वाली है, तो 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखें। बीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर इन दोनों पायलट्स को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे हैं। ये दोनों ब्लिंकिंग लाइट्स एक दूसरे के पास आती जा रही हैं और देखते देखते ये दोनों ब्लिंकिंग लाइट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं। अब इन दोनों ब्लिंकिंग लाइट्स को एक दूसरे से दूर होना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद अचानक से डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। बीके दत्ता समझ चुके थे कि कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। इधर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को दिखाई देता है कि आसमान बहुत तेजी से रोशनी के साथ जगमगा उठा है, जैसे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो, और उन्हें बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है और आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। ये दोनों विमान एक दूसरे से टकरा चुके थे। इधर कंट्रोलर दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता है। बीके दत्ता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी समय में वहां से अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लेन गुजर रहा था, तो अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में तेज रोशनी को देखा है। इसी के साथ कंट्रोलर दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है। इधर क्रेस्ट साइड पर कई किलोमीटर के दायरे में लाशें और जहाज के टुकड़े बिखर जाते हैं। यह देश के इतिहास की पहली ऐसी इकलौती घटना बन जाती है जिसमें 2 प्लेन आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए थे। आखिर कहां पर गलती हुई कि ये दोनों प्लेन आपस में टकरा गए? क्या कंट्रोलर बीके दत्ता से कोई चूक हो गई थी या किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ था? इसके लिए इस घटना की तहकीकात चालू की जाती है। घटना के अगले ही दिन दोनों ही जहाजों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और इन दोनों ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स में मौजूद डाटा को डिकोड होने में अभी बहुत टाइम था। जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के पहलुओं की छानबीन में जुटी हुई थी, इस घटना के पीछे मेन 3 कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद दोनों ही पायलट्स में से किसी एक पायलट ने एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। दूसरा कारण यह हो सकता था कि शायद किसी जहाज के इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग्स दिखा रहे हों, जिस वजह से यह हादसा हो गया। और तीसरा कारण यह हो सकता था एटीसी में बैठे बीके दत्ता ने ही कोई गलत निर्देश दे दिया हो। यह गुत्थी तभी सुलझ सकती थी जब दोनों जहाजों के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जाए। कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स का डाटा भी बाहर आ गया, जिसने इस घटना से संबंधित सभी सवालों से पर्दा उठाकर रख दिया। दरअसल इस घटना में बीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। बीके दत्ता ने तो दोनों ही पायलट को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे। पहले यह माना जा रहा था कि शायद सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया होगा, लेकिन सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था और इन दोनों जहाजों में टकराव भी 14 फीट के एल्टीट्यूड पर ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं गलती कजाकिस्तान वाले प्लेन से ही हुई थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाक वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा? दरअसल कजाक विमान कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो जहाज था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता था। लेकिन इस जहाज को चलाना अपने आप में ही एक बड़ा काम था, क्योंकि जहां अन्य जहाजों को 1 या 2 पायलट चला सकते हैं, लेकिन इस जहाज को चलाने में 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इन 5 लोगों में आपस में सही तालमेल बहुत जरूरी था। किसी एक की गलती भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी और कजाक विमान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। दरअसल कजाक विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो एटीसी से जल्दी जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता, फिर उसका जवाब देता और इस काम के लिए जहाज में अलग से ट्रांसलेटर मौजूद था।
जो रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाक विमान के क्रू मेंबर में एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी कि वो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, तो फीट और मीटर में वो कंफ्यूज हो गए। इस वजह से एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से पालन नहीं कर पाए और वो अपने प्लेन को 15,000 फीट के बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रही सऊदी प्लेन से टकरा जाते हैं। इस घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनके घर वालों को उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई। सऊदी प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में यह भी पता चलता है कि जब ये प्लेन आपस में टकराने वाले थे तो उनके क्रू को यह बात पता चल गई कि अब वो नहीं बचेंगे, तो मरने से पहले उन्होंने अपनी इस्लामिक प्रार्थना बोली और सऊदी प्लेन की ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। ये घटना देश के इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस घटना के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए कि आगे फिर से ऐसी कोई घटना ना घटे। पहला बदलाव तो ये था कि विमानों के आने और जाने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए। दूसरा, सेकेंडरी रडार्स को इंस्टॉल किया गया जिससे आसमान में उड़ने वाले जहाजों की सही पोजीशन का आकलन किया जा सके। और सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया कि अब हर उड़ने वाले जहाज में एटीसी सिस्टम लगाया जाएगा। दरअसल एटीसी एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि जब कोई जहाज किसी जहाज के आमने सामने से आ रहा है तो उसमें एक अलार्म बज जाता है और यह सिस्टम पायलट को बताता है कि किधर मुड़ना है कि हादसे को टाला जा सके और कम्युनिकेशन मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए अंग्रेजी भाषा को जरूरी कर दिया गया। अगर कोई पायलट है तो उसको अंग्रेजी आना अनिवार्य है। इन बदलावों के बाद सौभाग्य से आज तक 2 विमानों के बीच मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ। हालांकि आसमान में उड़ रहे जहाज़ों के साथ कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आपको हैरान कर देती है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।